स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी IQ IAS। मैं आप सभी का स्टडी IQ IAS के टीम की तरफ से तहे दिल से स्वागत करता हूँ एक बहुत ही इनोवेटिव सीरीज में, जिसका नाम हमने काफ़ी मशक्क़त के बाद काफ़ी सोच समझ के रखा है, एंड वो नाम है ज्योग्राफी मैटर्स क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेटरी एंड फुल स्टॉप। क्या ज्योग्राफी मैटर करती है? क्या ज्योग्राफी सही में मैटर करती है? एंड क्या ज्योग्राफी बेसिकली ही मैटर करती है कि ज्योग्राफी इज द बिगिनिंग एंड ज्योग्राफी इज द एंड ऑफ एवरीथिंग? तो क्या ये बेसिकली सही है या गलत है? इसका जवाब हम इस सीरीज से ढूंढ रहे हैं। ओके एंड गाइस, इस सीरीज के द्वारा हम लोग 3-4 चीजें हासिल करेंगे। सबसे पहली चीज जो हम लोग हासिल करेंगे थ्रू दिस सीरीज इज कि मैं आप लोगों का 50 to 60% ज्योग्राफी जीएस का सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, एंड हाँ, हम लोग थोड़े से एडवांस लेवल कंसेप्ट भी पढ़ेंगे। सेकेंड चीज जो हम लोग इस सीरीज से हासिल करेंगे वो है कि हम लोग डिटेल्ड मैपिंग भी कर लेंगे, ताकि आप लोगों के एटलस पे कमांड आ जाए, यू बिकम द मास्टर ऑफ द एटलस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू कवर द करंट अफेयर्स थ्रू दिस सीरीज। तो एक तीर है, 3 निशाने हैं, एंड through this series guys, I am targeting roughly 30 to 40 marks in prelims and approximately 200 to 400 marks in mains। इतनी ग्रेविटी है इस सीरीज की, ठीक है। एंड आज हम लोग इसके 9th लेक्चर पे आ चुके हैं। ओके तो देखते देखते टाइम बीत रहा है, देखते देखते सीरीज भी आगे बढ़ रही है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग मेरा साथ दे रहे हैं, एंड आप मेरा साथ इसी तरीके से आगे देते भी रहेंगे। तो जो लोग आज मुझे पहली बार देख रहे हैं, नमस्कार एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस जर्नी। जो लोग मुझे कंसिस्टेंटली देख रहे हैं, आई होप कि ये सीरीज आपको बेहद अच्छे इंसाइट्स दे रही है, एंड इन द एंड यू आर कमिंग आउट एज ए इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल, एज ए एनलाइटेंड बीइंग। ओके तो गाइस, शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी शेयर करना चाहूँगा। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट द ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टडी विथ मी, अगर आप सब लोग मेरे साथ ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ना चाहेंगे, एक ऐसे पर्सन के साथ जो ज्योग्राफर बाय प्रोफेशन तो है ही है, बट ज्योग्राफर बाय हार्ट भी है, बिकॉज टीचिंग ज्योग्राफी इज माई पैशन टू। आई एम अ एरिड ट्रैवलर, आई हैव ट्रैवल्ड द 4 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो आप मेरे साथ अगर ये जर्नी की शुरुआत करना चाहेंगे, अगर आप मेरे साथ वर्ल्ड टूर पे चलना चाहेंगे, तो प्लीज एनरोल योरसेल्फ इन द ऑगस्ट बैच, which is starting from 21st of August sharp at 1 p.m. Okay, you can use my code PM Live and you can get a very specialized price to begin this journey with me. So it's my humble request to each and every one of you कि आप प्लीज मेरा कोड यूज कीजिए एंड जल्दी ये जर्नी मेरे साथ शुरू कीजिए। तो चलिए आते हैं हमारे एकेडमिक्स पे वापस से, एंड लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज जर्नी ऑफ दिस 9th लेक्चर। बट दिस इज अ पार्ट 2 सीरीज। पार्ट 2 इन द सेंस कि कल हमने पार्ट 1 देखा किसका, कि हाउ द इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ आर मूविंग द ओशंस एंड द कॉन्टिनेंट्स। तो मैंने अभी तक के वो मूव का आंसर नहीं दिया है कि मूव कैसे हो रहा है। आज हम लोग उसे कंक्लूड करेंगे। आज आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा कि हाँ सर, किस तरीके से धरती के कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस जो है वो मूव करते हैं, कैसी इसकी मूवमेंट्स है। ओके कैसे बेसिकली हमें दुनिया में अलग अलग मार्जिन्स मिलती है, कहीं पे सबडक्शन मार्जिन्स है, कहीं पे बेसिकली आपकी डाइवर्जेंट मार्जिन्स है, तो कहीं पे आपकी खाली ट्रांसफॉर्म मार्जिन्स। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, ये आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, एंड इन द एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर टू इट। ओके तो इसे आगे बढ़ने से पहले मैं क्विकली कल के क्लास का रिविजन करना चाहूँगा। तो धरती के इंटीरियर्स कैसे ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स को मूव करते हैं, ये जानने से पहले हमें थोड़ा सा इंटीरियर्स भी तो पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए? डेफिनेटली पता होना चाहिए, है ना। तो अगर आपको इंटीरियर्स पता करने हैं, तो आपको थोड़ा सा धरती के ओरिजिन के बारे में तो समझना ही होगा, डेफिनेटली समझना होगा। तो गाइस, दोज ऑफ यू आर वाचिंग मी लाइव राइट नाउ एंड दोज ऑफ यू हु विल वॉच मी इन अ रिकॉर्डेड फॉर्मेट देयर आफ्टर, प्लीज मेक श्योर कि आप मेरा हर एक लेक्चर जो है वो अटमोस्ट अटेंशन से, अटमोस्ट कॉन्सेंट्रेशन से देख रहे हैं, बिकॉज द वर्ड्स विच आर कमिंग ऑफ माई माउथ, हर एक वर्ड की एक अलग अहमियत है।
एंड मैं चाहूँगा कि आप सब लोग मेरे लेक्चर में पेन एंड पेपर लेके बैठे, जो भी पॉइंट्स मैं डिजिटल बोर्ड में लिख रहा हूँ आप वो पॉइंट्स जॉट डाउन कर रहे हैं एंड बेसिकली और ऑल्सो रिवाइजिंग इट, तभी जाके आपको इस सीरीज का फायदा होगा। तो मैं क्विकली रिवाइज कर रहा हूँ। तो येस्टरडे वी डिड स्टार्ट विद द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, बिकॉज अगर धरती का हमें ओरिजिन बताना है तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स तो हमें पता ही होना चाहिए। तो द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इज बेसिकली एट्रीब्यूटेड टू बिग बैंग। ओके, जॉर्ज लामार्टे करके एक पर्सन थे, उन्होंने 1912 में थ्योरी दी थी कि एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम अ सिंगुलैरिटी। एक सिंगुलैरिटी थी, सिंगल डायमेंशनलेस पॉइंट था, इनफाइनाइट मास था, इनफाइनाइट ग्रेविटी थी, वो सडन कॉस्मिक इन्फ्लेशन एक्सपीरियंस करता है। तो फ्रॉम देयर यू हैव ऑल द सेलेस्टियल बॉडीज बीइंग थ्रोन आउट एंड यस्टरडे आई डिड शोकेस यू द इमेज कि देखिए आप सब लोग कितने लकी है कि आप इस एरा में जी रहे हैं कि आप फाइनली देख सकते हैं कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो जैसे मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था जी जेम्स वेब टेलीस्कोप, है ना, वी डिड डिस्कस द जेम्स वेब टेलीस्कोप विथ यू ऑल। ओके, तो उसी तरीके से हम लोग आज देख पा रहे हैं कि हमारा ओरिजिन कहाँ पे है ना। तो एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम द बिग बैंग रफली 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। फॉर्चुनेटली दिस ईयर वी डू हैव एविडेंस कि हमने ऐसी गैलेक्सीज ढूंढ के निकाली है, फोटो है उसकी हमारे पास में, जो लगभग 13.1 13.2 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। ओरिजिन ऑफ अर्थ कौन एक्सप्लेन कर सकता है, विच थ्योरी, विच हाइपोथेसिस? गाइस आई एम सेइंग हाइपोथेसिस, इस पर रिसर्च नीडेड है। ओके, हाइपोथेसिस मींस इट्स नॉट अ वेरी कंक्लूसिव थिंग। बिग बैंग जो है मैं बोल नहीं सकता हूँ कि 100% कंक्लूसिव है। अभी तक के हमारे पास जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेज है, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसे यूज करके हम लोग बोल पा रहे हैं कि जी हाँ सर मैडम ऐसा हुआ है। हो सकता है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आएगी, जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारे अजम्पशंस, हमारे इंटरप्रिटेशंस, हमारे कंक्लूजन्स, हमारे इन्फरेंसेस बदलते रहेंगे। ठीक है, तो चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन द यूनिवर्स पर से, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो बदलाव ही प्रकृति का नियम है। ओके, so basically the best hypothesis which gives us the origin of earth is the nebular accretion process। जहाँ पे धरती जो है, ये जो आप धरती देख रहे हो, ये बेसिकली एक पहले जॉइंट एक बहुत बड़ी हॉट डेंस नेबुला थी, बहुत बड़ी गैस क्लाउड थी, इसकी हाइड्रोजन एंड हीलियम की। धीरे धीरे वो हाइड्रोजन एंड हीलियम घूमने लगे, वो कंडेंस होने लगे, हीट बाहर निकलने लगी, हेवीएस्ट ऑफ द हेवीएस्ट एलिमेंट्स कोर में जाने लगे। जैसे जैसे आप कोर से बाहर आएंगे, मेंटल में आएंगे, तो कम इंटेंसिटी के एलिमेंट्स, आप क्रस्ट में आएंगे तो उससे कम इंटेंसिटी नहीं सॉरी डेंसिटी, क्रस्ट में आएंगे तो उससे भी कम डेंसिटी के एलिमेंट्स, एंड आप एटमॉस्फेयर में जाएंगे तो लाइटेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, एंड इफ यू गो टू आउटर स्पेस यू विल हैव प्रैक्टिकली द वैक्यूम। तो ये थ्योरी हमें एक्सप्लेन कर पा रही है कि धरती के इंटीरियर्स कैसे स्ट्रैटिफाइड है। इसके बाद में हमने अब जाना कि धरती पे आपको एलिमेंट्स कौन से सबसे ज्यादा मिलते हैं, बिकॉज एलिमेंट्स विल बी द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ व्हाट मिनरल्स, एंड मिनरल्स विल बी द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ व्हाट रॉक्स। हमारे धरती पे जो लैंड सरफेस है, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम which is the most densest and which is having water as land, which is having water as liquid, as solid, as well as in the form of what gases। and धरती जो है ये वन ऑफ द 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम की। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये 4 ही तो प्लैनेट्स है जिन पे आपको क्या मिलता है, रॉकी लैंड सरफेस मिलता है। तो अगर हमें रॉक्स पढ़ने हैं तो हमें मिनरल्स पढ़ने हैं, मिनरल्स पढ़ने हैं तो हमें एलिमेंट्स पढ़ने हैं। तो हमने एलिमेंट्स देखे कल कि एलिमेंट्स कौन से हैं। इफ आई एम कंसिडरिंग द अर्थ एज अ होल प्लैनेट, तो वी हैव आयरन and we have elemental O2 as the highest in the terms of percentage proportion। and if I am considering the earth's crust क्यों, because आपका और मेरा लेना देना किसके साथ है, धरती के क्रस्ट से। क्यों, बिकॉज आपका और मेरा जो इंटरेक्शन है धरती के साथ वो कहाँ पे है, बायोस्फीयर में है। बायोस्फीयर इज बेसिकली यू एंड मी इंटरेक्ट विद द अर्थ। तो हमें धरती के पाताल से भी लेना देना नहीं है, हमें धरती के हेवन इन द सेंस द आउटर एटमॉस्फेयर से भी लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है सरफेस से। इफ आई एम ओनली कंसिडरिंग द अर्थ क्रस्ट, देन वी हैव व्हाट, वी हैव द सिलिका एंड द O2 as one of the highest percentage of basically the elements। okay,
इसके बाद हमने देखा कि अगर सिलिका एंड ऑक्सीजन है तो बट नेचुरली हमें सिलिकेट मिनरल्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यस्टरडे आई डिड गिव यू सम नेम्स ऑफ द सिलिकेट मिनरल्स, उसमें से मैंने आपको 2-3 नाम ध्यान में रखने के लिए बोले थे। ओके, द फर्स्ट नेम विच आई wanted each and every one of you to remember, it's a name called as quartz. Okay, क्यों quartz? Because quartz जो है ये most abundant है, ये आपको धरती के shallow layers में ये मिनरल बहुत ज्यादा मिलेगा। shallow layers mean the upper crust. Okay, so आपको ये काफी ज्यादा मिलेगा। एंड अब जैसे जैसे नीचे नीचे जाएंगे ओके, आपको बेसिकली 2-3 सिलिकेट मिनरल्स मिलने लगते हैं। उसमें से मैंने आपको 2 नाम ध्यान में रखने के लिए बोला था। The first one is pyroxene, okay, and the second one is olivine. The second one is olivine. Okay, so guys, ये आपको ध्यान में क्यों रखना है? Why do you need to remember these names? क्यों आपको ये olivine नाम ध्यान में रखना है? तो प्लीज इसे ध्यान से सुनिएगा, because this is the crux of everything. ठीक है, olivine जो मिनरल है ये प्रीडोमिनेंटली आपको मिलता है मेंटल में, ये प्रीडोमिनेंटली आपको मिलता है मेंटल में। एंड ओलिवाइन की ये खासियत है कि जैसे जैसे आप डेप्थ के साथ नीचे नीचे जा रहे हैं तो आपकी डेंसिटी तो बढ़ रही है, बट दिक्कत क्या है कि धरती के इंटीरियर्स में इतना प्रेशर है, इतना टेम्परेचर है कि ये जो मिनरल है ना ओलिवाइन, ये अपनी रिजिडिटी मेंटेन नहीं कर सकता है। रिजिडिटी मेंटेन इन द सेंस क्या कि एक ये सॉलिड ब्लॉक की तरह एग्जिस्ट नहीं करता है, ये बकल डाउन कर देता है अंडर इंटेंस टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ओलिवाइन जो है बेसिकली इट टेंड्स टू लूज द रिजिडिटी, इट टेंड्स टू लूज द रिजिडिटी, ओके, रिजिडिटी अंडर व्हाट? अंडर सस्टेन्ड स्ट्रेस, अंडर सस्टेन्ड स्ट्रेस। तो जैसे जैसे आप धरती के नीचे जाएंगे ओके, जैसे जैसे आप कोर से मेंटल में जाएंगे तो बेसिकली क्या होगा, आपको ओलिवाइन मिलने लगेगा। एंड जैसे जैसे आपको ओलिवाइन मिलने लगेगा इट विल लूज इज रिजिडिटी अंडर सस्टेन्ड स्ट्रेस। तो धरती के इंटीरियर्स में आपको बेहद ज्यादा टेम्परेचर एंड प्रेशर मिलता है। एंड अगर आपको वहां पे ओलिवाइन मिल गया तो ओलिवाइन इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक व्हाट? इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ सेमी मोल्टन मटेरियल, सेमी मोल्टन मटेरियल। ओके, इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ जेली। आपने तो जेली सुना ही होगा ना, जेली आप सबने जेली खाई भी होगी, कोई कोई लोग तो अभी खाते भी होंगे जेली, है कि नहीं? तो आपको तो जेली पता होगी, है ना? तो जो लोग खाते हैं गुड, अभी आप जेली खाओगे तो हमेशा ओलिवाइन मेरे वर्ड्स आपको ध्यान में आएंगे। तो बेसिकली आप अभी मुझे पूछ रहे हो कि सर आप ये हमें सब कुछ बता क्यों रहे, व्हाट्स द यूज ऑफ दिस? तो गाइस फाइनली नाउ आई एम ग्रेविटेटिंग टुवर्ड्स आंसरिंग कि कैसे धरती के इंटीरियर्स, धरती के कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस को मूव करते हैं। तो लेट मी एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम नाउ। ओके, तो उस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हमें थोड़ा सा धरती के इंटीरियर्स के बारे में जानना और ज्यादा जरूरी है कि धरती की इंटीरियर्स की लेयरिंग कैसी है। हाउ इज द लेयरिंग ऑफ द अर्थ इंटीरियर? तो इफ आई टॉक अबाउट द लेयरिंग ऑफ द अर्थ इंटीरियर, ओके, तो जाहिर सी बात है कि इसमें 2 प्रकार की लेयरिंग आती है। सबसे पहली लेयरिंग आती है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? इट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओके केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज इन द सेंस क्या? ओके, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल प्रॉपर्टीज? ओके ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली मीन्स दैट प्रॉपर्टीज जो किसी भी सब्सटेंस का एक एट्रीब्यूट होता है। ओके, तो chemical layering, okay, so chemical layering will account for the properties like melting point, it will account for the properties like heat density कैसी है, okay, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें आपको मिनरल्स कौन से मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ पे जाएगी? केमिकल लेयरिंग। ओके, एंड दूसरा अगर आपको लेयरिंग पढ़ना है धरती की तो यू नीड टू डू दिस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू डू दिस ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल रिजिडिटी। मैकेनिकल रिजिडिटी ये है असली खेल। ओके, आप बोलेंगे सर मैकेनिकल रिजिडिटी मीन्स व्हाट? व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिकल रिजिडिटी?
तो मैकेनिकल रिजिडिटी बेसिकली मीन्स कि धरती के इंटीरियर्स की स्ट्रेंथ कैसी है, हाउ रिजिड द अर्थ इंटीरियर आर। अगर उस पर प्रेशर गिर रहा है तो क्या इंटीरियर्स बकल डाउन हो रहे हैं, आर द इंटीरियर्स एग्जिस्टिंग इन अ सेमी मोल्टन फॉर्मेट। आपको तो आंसर वैसे ही मिल गया है, जो लोग समझदार है, जिनको नहीं मिला है धीरे धीरे आपको आंसर मिल ही जाएगा। ओके, so this is basically to understand how strengthened the interiors of the earth are. So basically on the basis of mechanology में हम लोग पढ़ेंगे कि स्ट्रेंथ कैसी है धरती के इंटीरियर। ओके, तो अगर मैं आपके साथ ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल लेयरिंग पढ़ूं कि केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी है धरती के इंटीरियर्स की, तो आप सबको पता है कि ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज द अर्थ इंटीरियर एज स्ट्रैटिफाइड एज व्हाट, दे आर स्ट्रैटिफाइड एज नंबर 1 यू हैव द क्रस्ट। ओके, क्रस्ट में क्या क्या आएगा आपका बेसिकली आएगा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड आपका बेसिकली आएगा ओशनिक क्रस्ट। ओके, you will have the continental crust and you will have the oceanic crust. Okay, so if I'm talking about the continental crust, okay, मैं खाली densities के बारे में बात कर रहा हूँ, I'm not talking about the depth, I'm not talking about the entire chemical properties, because मैं आपको ज़्यादा confuse करना नहीं चाहता हूँ। Through this series मैं आपके बड़े बड़े concepts क्लियर करना चाहता हूँ। ये सारे जो concepts है कि layering में कितना thickness है, कौन से रॉक्स इसमें प्रिडोमिनेंट मिल रही है, तो आप बट नेचुरली पढ़ ही लोगे, बट वी आर ट्राइंग टू एड्रेस द बिग एलिफेंट इन द रूम कि हाउ द इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ आर एक्चुअली मूविंग द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशंस, जो आपको कहीं पे मिलना बहुत मुश्किल है। ओके, सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रस्ट पर से, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस नहीं, डेंसिटी लगभग 2 to 2.5 है। ओशनिक क्रस्ट की जो डेंसिटी है लगभग 3 to 3.5 है। ओके, इसके बाद में यू हैव मैंटल। ओके, मैंटल में भी आप सबको पता है कि मैंटल की लेयर्स कौन सी है। यू हैव अपर मैंटल, यू हैव मिडिल मैंटल एंड यू हैव द इनर और द लोअर मैंटल। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द मैंटल, तो अपर मैंटल की जो डेंसिटी है वो लगभग 4 से 4.5 होती है। मिडिल मैंटल की जो डेंसिटी है, जो बेसिकली ट्रांजिशनिंग लेयर है, उसकी डेंसिटी लगभग 5 से 7 होती है। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द इनर मैंटल, तो उसकी डेंसिटी थोड़ी ज्यादा हो जाती है, इट गोज अप टू 7 to 9। बट नेचुरली वी आर फॉलोइंग द नेबुलर एक्रेशन प्रोसेस, है ना। तो नेबुलर एक्रेशन प्रोसेस से वही हो रहा है, जैसे जैसे आप धरती के इंटीरियर्स में जा रहे हैं आपको डेंसिफाइड मटेरियल ज्यादा मिल रहा है। तो धरती के इंटीरियर्स में ज्यादा डेंसिटी, जैसे जैसे आप इंटीरियर से बाहर आएंगे एक्सटीरियर्स की तरफ, तो डेंसिटी कम होती जाएगी। तो मैंटल की जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो पहुंचती है 9। वो कहां पहुंचेगी 9? इट रीचेस इन द इनर मैंटल, इट रीचेस इन द इनर मैंटल, प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, इट रीचेस इन द इनर मैंटल। एंड इफ आई टॉक अबाउट द मोस्ट डेंसेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, ओके, द मोस्ट डेंसेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, इट इज बेसिकली द कोर। ओके, तो कोर में भी आपके पास 2 लेयर्स है, यू हैव द आउटर कोर एंड यू हैव द इनर कोर। ठीक है, अब आउटर कोर की डेंसिटी जो है वो लगभग 11 तक पहुंच जाती है, एंड जो हमारा इनर कोर है उसकी डेंसिटी लगभग 13 से 13.5 तक पहुंच जाती है। तो आउटर कोर के इनिशियल लेयर्स में 11, जैसे जैसे आप इनर कोर की तरफ ग्रेड करना शुरू करेंगे इसकी डेंसिटी 13 तक पहुंच जाती है, एंड एज सुन एज यू गो इनटू द इनर कोर the densities can become maximum up till 13.5 max, where in the inner core. So guys, ये जो डेंसिटी बेस्ड स्ट्रैटिफिकेशन है ये बेसिकली डिपेंड करेगा केमिकल प्रॉपर्टीज पे कि कौन सा मटेरियल, कौन सा मिनरल किस हद तक प्रेशर टेम्परेचर झेल सकता है, कैसे वो बेसिकली किस फॉर्म में रहेगा, सॉलिड फॉर्म में रहेगा, विल इट बी इन अ फ्लूइडिक फॉर्म, या फिर वो किसी गैसियस फॉर्म में रहेगा। तो ये सारी चीजें डिपेंड करेगी किस पे, केमिकल प्रॉपर्टीज पे। ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैकेनिकल रिजिडिटी के बेसिस पे कैसे होता है, हाउ एक्चुअली दिस हैपेंस। ओके, तो इफ आई वांट टू टीच यू कि मैकेनिकल रिजिडिटी के बेसिस पे धरती के इंटीरियर्स कैसे है, तो हम लोग एक काम करेंगे। अभी हम लोग एक क्रिस क्रॉस कंपैरिजन करते हैं मैकेनिकल रिजिडिटी का एंड केमिकल लेयरिंग का, ताकि
आप लोगों को डेप्थ की एक बेसिकली एक सर्वे हो जाए, आपकी डेप्थ की एक आइडिया आ जाए आप लोगों को कि हाँ ऐसे इतने इतने डेप्थ में आपको इतना इतना मिलता है. ओके, so if I crisscross compare the two, okay, so please understand this very very properly. So on this side I'm doing the chemical layering, on this side I'm doing the chemical layering. Okay, on this side I'm doing the mechanical layering on the basis of mechanical rigidity. Okay, यहाँ पे हम लोग केमिकल लेयरिंग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग लेयरिंग पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल रिजिडिटी. ठीक है, तो अगर मैं केमिकल लेयरिंग की आपके साथ बात कर रहा हूं, तो जो हमारा बेसिकली क्रस्ट है, जो हमारा बेसिकली क्रस्ट है जिसमें हम लोग कॉन्टिनेंट्स प्लस ओशंस भी कहते हैं. ओके, कॉन्टिनेंट्स प्लस ओशंस भी कहते हैं. तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो थिकनेस है ये लगभग 60 to 80 किलोमीटर्स तक जाती है. ओके, जो ओशनिक क्रस्ट है इसके थिकनेस, एवरेज थिकनेस आप ले लीजिए, एवरेज थिकनेस इज रेंजिंग फ्रॉम 3.5 to 5.5. ओके, कहीं कहीं पे 27 भी चली जाती है, बट एवरेज हम लोग ऑन एन एवरेज इसे 5 to 7 किलोमीटर्स कंसिडर कर लेते हैं. ओके, इफ आई टॉक अबाउट द थिकनेस ऑफ मैंटल, इफ आई टॉक अबाउट द थिकनेस ऑफ मैंटल, तो मैंटल जो है ये लगभग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द क्रस्ट टिल अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर्स तक मैंटल एक्सटेंड करता है धरती के इंटीरियर्स में. ओके, एंड जो हमारा कोर है, बेसिकली जो हमारा कोर है ये शुरू होता है लगभग 2900 किलोमीटर से एंड ये धरती के सेंटर तक जाता है. ओके, तो लगभग अगर आप देखेंगे धरती का सेंटर, तो एक अप्रोक्सीमेट आप कर सकते हैं 5600 किलोमीटर्स, 5700 किलोमीटर्स आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं. तो जो कोर जाएगा हमारा धरती का, जो कोर जाएगा वो आप उसे अप्रोक्सीमेट कर लीजिए लगभग 5700 किलोमीटर्स तक. ओके, इतना अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं. एंड जो हमारी आउटर कोर एंड इनर कोर की बाउंड्री है ये लगभग 4800 किलोमीटर्स पे आती है, ये लगभग 4800 किलोमीटर्स पे आती है. तो कुछ इस तरीके से हमारा जो केमिकल लेयरिंग है ये बेसिकली स्ट्रैटिफाइड है एट डिफरेंट डेप्थ्स लाइक दिस. नाउ इफ आई टॉक अबाउट मैकेनिकल रिजिडिटी, तो मैकेनिकल रिजिडिटी का जो लेयरिंग है ना गाइस, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. आप आराम से समझिएगा. I will repeat it 1 time, 2 time, 3 time, and once you get the hang of this guys, आप कभी भूलेंगे ही नहीं कि सर ये क्या है, ये कैसे है. So if I'm talking about the mechanical rigidity guys, तो mechanical rigidity में ना वैसे देखा जाए तो 3 लेयर आती है एंड अगर आप कोर को कंसिडर करते हैं तो 4 लेयर आती है. नॉर्मली 3 लेयर्स आती है, but if you consider core as a different layer, तो you do get 4 different layers. वो कौन सी मैं आपको भी बताता हूँ. ओके, तो in terms of mechanical rigidity, जो धरती के जो interiors है ना, it is stratified like this. Okay, so the entire crust, okay, including continents plus oceans. Okay, continents plus ocean, मैं फिर से बोल रहा हूँ, entire crust including continents plus ocean plus the upper part of upper mantle, okay, upper mantle. Okay, कब तक? till a depth of how much? till a depth of 100 kilometers, till a depth of 100 kilometers. मैं फिर से बोल रहा हूं, if you are studying the mechanical rigidity, so जो पहली लेयर है इसकी, वो पहली लेयर क्या क्या अकाउंट करती है? इट अकाउंट्स द एंटायर क्रस्ट, जो हम लोग केमिकल लेयरिंग में अकाउंट करते हैं, कॉन्टिनेंटल प्लस ओशनिक प्लस द अपर पार्ट ऑफ द अपर मेंटल टिल अ डेप्थ ऑफ हाउ मच? टिल अ डेप्थ ऑफ फर्स्ट 100 किलोमीटर्स. इस लेयर को हम लोग कहते हैं लिथोस्फीयर. अभी आ गया ना ये वर्ड आप सबके ध्यान में? आप सबको तो ये वर्ड पता है लिथोस्फीयर क्या है, बट आज आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज लिथोस्फीयर. डोंट फॉरगेट दिस. ओके, so this is the lithosphere of Earth. What is the lithosphere?
Again, lithosphere is a term which is coined on the basis of mechanical rigidity. कि मैकेनिकल रिजिडिटी कैसी है धरती की, तो लिथोस्फीयर किससे अकाउंट करेगा? द एंटायर क्रस्ट इंक्लूडिंग कॉन्टिनेंट्स प्लस ओशन प्लस द अपर पार्ट ऑफ द अपर मैंटल टिल अ डेप्थ ऑफ हाउ मच 100 किलोमीटर्स. इसके बाद में जो दूसरी लेयर आती है ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल रिजिडिटी, ओके, वो लेयर कहां तक एक्सटेंड करती है? तो लिथोस्फीयर के नीचे में, ओके, लिथोस्फीयर के नीचे में, ओके, till a depth of 300 to 400 किलोमीटर्स. ओके, लिथोस्फीयर के नीचे में, यानी ऊपर के आपने 100 किलोमीटर छोड़ दिए, इसके बाद till a depth of 300 to 400 किलोमीटर्स, ये कहां तक जाएगा? बेसिकली till the time you enter into the middle mantle. ओके, तो आप अपर मेंटल एंड मिडिल मेंटल की बाउंड्री पे पहुंच गए हैं. तो टिल अ डेप्थ ऑफ 300 to 400 किलोमीटर्स. तो द अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल टिल अ डेप्थ ऑफ 100 किलोमीटर्स, ये चले गया लिथोस्फीयर में. तो अपर मेंटल का जितना भी पार्ट बाकी रहा टिल अ डेप्थ ऑफ 300 to 400 किलोमीटर्स, वेयर यू हैव द बाउंड्री विद द मिडिल मेंटल, दिस लेयर इज कॉल्ड एज व्हाट? अगेन, आप सबको इसका नाम पता है. दिस लेयर is called as astheno. This layer is called as what? This layer is called as asthenosphere. Please remember this. इस लेयर को हम लोग क्या कहेंगे? asthenosphere कहेंगे. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. On the basis of mechanical rigidity, guys. Okay. What is lithosphere? Lithosphere क्या है? So lithosphere is the crust of the earth, including both the continents of the oceans, plus the upper part of the upper mantle till a depth of how much? 100 kilometers. इसे हम लोग कहते हैं लिथोस्फीयर. इसके नीचे में, यानी 100 किलोमीटर के नीचे में till a depth of how much? 300 to 400 kilometers. बेसिकली ये बाउंड्री पहुंच जाएगी किसकी? अपर मेंटल की एंड मिडिल मेंटल की. इसे हम लोग कहते हैं एस्थेनोस्फीयर. एंड इसके नीचे का जो भी पोर्शन रहेगा धरती का, उसे हम लोग कहते हैं मेसोस्फीयर. We call it as what? Mesosphere. जो भी basically the middle mantle, the inner mantle and both the cores. But अगर आप कोर को डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाई करेंगे, अगर आप मैकेनिकल रिजिडिटी में कोर को डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाई करते हैं, ओके, तो कोर को अलग नाम से जाना जाता है इन द सेंस ऑफ मैकेनिकल रिजिडिटी. उसे हम लोग कहते हैं बैरिस्फीयर. उसे हम लोग कहेंगे क्या? बैरिस्फीयर. अगर आप कोर को डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाई करते हैं इन मैकेनिकल रिजिडिटी, देन द फोर्थ लेयर इज कॉल्ड एज बैरिस्फीयर. नहीं तो ये 3 ही लेयर्स आती है. मैंने आपको बताया ना कि मैकेनिकल रिजिडिटी में हम लोग बेसिकली 3 ही लेयर्स कंसिडर करते हैं. बट अगर हम लोग कोर को डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाई कर देंगे तो उसे हम लोग कहेंगे बैरिस्फीयर. फिर हमारा मेसोस्फीयर क्या रहा? मेसोस्फीयर विल बी द मिडिल मेंटल एंड द इनर मेंटल. तो फिर हमारा मेसोस्फीयर हो जाएगा the middle mantle and the inner mantle. So this will be our mesosphere. अगर हम लोग कोर को डिस्टिंक्ट लेयर आइडेंटिफाई करते हैं. अभी आप बोल रहे होंगे कि सर अभी तक के तो जवाब मिला ही नहीं हमें, ये क्या आप बता रहे हो सर? लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, बैरिस्फीयर. अभी मैं आपको और सताऊंगा नहीं. नाउ आई एम डायरेक्टली जंपिंग ऑन टू द क्वेश्चन कि कैसे धरती के इंटीरियर्स, ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स को मूव करते हैं. तो गाइज, मैं जो ये लिथोस्फीयर बोल रहा हूं, द लिथोस्फीयर विच आई एम टॉकिंग अबाउट, डू यू नो हाउ दिस लिथोस्फीयर इज? तो आप सब ने कभी ना कभी अंडा तो देखा ही होगा. वो बहुत फेमस गाना था ना, आओ सिखाओ तुम्हें अंडे का फंडा. ओके, ये नहीं प्यारे, ओके, कोई मामूली अंडा, इसमें छुपा है जीवन का फलसफा. तो अभी अंडा जो है वो आपको ज्योग्राफी का फलसफा भी सिखा देगा. ओके, तो इफ यू हैव एवर सीन अ बॉइल्ड एग, अगर आपने उसका शेल देखा होगा एंड आप शेल को अगर से टैक कर देते हैं, इफ यू जस्ट पिंच द शेल, अगर आप उसको जस्ट एक स्पून से, फॉक से टैक कर देंगे तो शेल में कैसे दरारें आ जाती है ना. ओके, so lithosphere is just like this. Okay, so lithosphere is not a continuous layer. Please remember this lithosphere, I'm writing it in red. So जो lithosphere है हमारा, it is not a continuous layer.
इट इज नॉट ए कंटिन्यूअस लेयर, प्लीज रिमेंबर दिस गाइस, ओके, ये कंटिन्यूअस लेयर नहीं है, ओके ओके, so this is not a continuous layer, this is not a continuous shell around the earth, this is not a continuous shell around the earth, ये धरती के अराउंड एक कंटिन्यूस शेल भी नहीं है, ओके, ये जो लेयर है, ये जो शेल है, ओके, इट इज ब्रोकन, इट इज व्हाट, इट इज ब्रोकन, ये लिथोस्फीयर जो है ना, ये ब्रोकन है, ये ब्रोकन किस किस में है, दिस इज ब्रोकन इनटू व्हाट, इनटू स्मॉल पीसेस स्लैश सेगमेंट्स, इट इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस स्लैश सेगमेंट्स, एंड गाइज ये जो पीसेस है, ये जो सेगमेंट्स है ब्रोकन, ये रिजेंबल किसे करते हैं, ये रिजेंबल करते हैं क्रैक्ड एग शेल को, तो जो हमारा एग शेल होता है ना, क्रैक्ड एग शेल, ओके, उसे ये रिजेंबल करते हैं, सो दिस रिजेंबल्स अ क्रैक्ड एग शेल, ओके, जो हमारे अंडे का एक शेल रहता है, अगर उसके क्रैक्स आ गए तो उसे ये रिजेंबल करते हैं, एंड each of this segment, each of this place, each of this piece, do you know what it is called? It is called as lithospheric plate. It is called as lithospheric, it is called as lithospheric plate, it is called as lithospheric plate, okay, तो अगर मैं आपको ये डायग्राम के थ्रू विजुअलाइजेशन ला दूं, ये कैसे है सर, आप कैसे बोल रहे हैं, हाउ इज दिस, तो प्लीज सी द डायग्राम प्रॉपरली, ओके, तो लेट्स से कि ये धरती का मैंने क्रॉस सेक्शन ले लिया, ओके, लाइक दिस, ओके, ये मैं आपको लिथोस्फीयर दिखा रहा हूं ऊपर का, ओके, तो दिस इज अवर लिथोस्फीयर, ओके, तो जो लिथोस्फीयर है गाइस, ये कंटिन्यूअस लेयर नहीं है, ये लिथोस्फीयर ऐसा ब्रोकन है, ओके, लिथोस्फीयर ने ऐसा अंडे की तरह जो क्रैक्ड एक्सेल रहता है, इस तरीके से ये ब्रोकन है, एंड ईच ऑफ दिस सेगमेंट, यानी ये 1, ये 2, ओके, ये 3 एंड सो ऑन, तो ईच ऑफ दिस सेगमेंट, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज द लिथोस्फेरिक प्लेट। नाउ अभी आप बोलेंगे कि सर ये लिथोस्फेरिक प्लेट का हम क्या करें, हमें अभी तक के तो जवाब ही नहीं मिला है, तो अभी आपको जवाब मिल जाएगा। तो यू रिमेंबर that I did tell you कि जो ओलिवाइन है, ये ओलिवाइन क्या कर देता है, अंडर सस्टेन्ड स्ट्रेस या रिजिडिटी लूज कर देता है, एंड ओलिवाइन आपको डोमिनेंटली मिलता कहाँ, मेंटल में, कौन से मेंटल में मिलेगा आपको, ये प्रीडोमिनेंटली इन द अपर एंड द मिडिल मेंटल, इनर मेंटल में आते आते ये ओलिवाइन तो बहुत ज्यादा कॉम्प्रेस, बहुत ज्यादा बेसिकली अंडर इंटेंस टेम्परेचर एंड प्रेशर इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू सम डिफरेंट मिनरल, तो ओलिवाइन जो है आपको प्रीडोमिनेंटली मिलता है इन द अपर मेंटल एंड इन द बाउंड्री ऑफ अपर एंड मिडिल मेंटल, एंड अगर मैं आपको अपर मेंटल के बारे में बोल रहा हूं, तो अपर मेंटल मीन्स कौन सी लेयर आ गई, अपर मेंटल मीन्स हमारी लेयर आ गई कौन सी, वी हैव द एस्थेनोस्फीयर, तो लिथोस्फीयर के ठीक नीचे में टिल अ डेप्थ ऑफ हाउ मच, 300 to 400 किलोमीटर्स क्या है हमारे पास में, वी हैव द एस्थेनोस्फीयर, वी हैव द एस्थेनोस्फीयर, एंड गाइस एस्थेनोस्फीयर में क्या है, एस्थेनोस्फीयर में हमारे पास कौन सा मिनरल है, हमारे पास है ओलिवाइन, ओलिवाइन क्या करेगा, ओलिवाइन विल लूज रिजिडिटी अंडर सस्टेन्ड स्ट्रेस, तो जैसे ही इस पे ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर आने लगा, ये क्या कर देगा, रिजिडिटी लूज कर, जैसे आप मेंटल पे जा रहे हो तो आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, डेफिनेटली बढ़ रहा है, इसी वजह से जो हमारा एस्थेनोस्फीयर है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी प्रॉपरली गाइस, इसी वजह से जो हमारा एस्थेनोस्फीयर है, ये एस्थेनोस्फीयर कैसा है हमारा, दिस एस्थेनोस्फीयर इज सेमी मोल्टन, this asthenosphere is semi molten, and ये जो asthenosphere है ये बेसिकली कैसा है, ये asthenosphere बेसिकली डिफॉर्मेबल है, ये asthenosphere कैसा है, डिफॉर्मेबल है,
So this asthenosphere is behaving like a jelly. It is semi molten, it is deformable. And हो क्या रहा है, ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है ये किसके ऊपर है अभी? ये है एस्थेनोस्फेयर के ऊपर। एस्थेनोस्फेयर कैसा है हमारा? एस्थेनोस्फेयर इज सेमी मोल्टन। ओके, तो अगर ये एस्थेनोस्फेयर है एंड ये सेमी मोल्टन है, ओके, so because of this what will happen? These lithospheric plates will now start drifting. These lithospheric plates can now very easily glide over this semi-molten asthenosphere. These lithospheric plates can very well glide over this semi-molten asthenosphere. अगर अभी आप बोलेंगे कि सर ये कैसे पॉसिबल है, ये ग्लाइड कैसे कर सकती है, तो इसके पीछे भी और एक लॉजिक है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो धरती के इंटीरियर्स कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं प्लेट के मूवमेंट्स को, लिथोस्फेरिक प्लेट्स के मूवमेंट को? क्यों? बिकॉज ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है ये किसके ऊपर बैठी हुई है? ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स बैठी हुई है सेमी मोल्टन एस्थेनोस्फेयर के ऊपर। अगर ये एस्थेनोस्फेयर सेमी मोल्टन नहीं होता ना तो लिथोस्फेरिक प्लेट्स ग्लाइड नहीं कर पाती, ये ड्रिफ्ट नहीं कर पाती। एंड ये एस्थेनोस्फेयर सेमी मोल्टन क्यों है? बिकॉज इसके अंदर है ओलिवाइन, जो क्या करेगा? जो रिजिडिटी लूज कर देगा अंडर सस्टेन्ड स्ट्रेस। एंड यूर आंसर कि सर हमें इतना तो समझ गया कि ग्लाइड करेगी, क्यों? बिकॉज ये सेमी मोल्टन है, बट ये ग्लाइड कैसे करेगी? तो इसका आंसर बेसिकली इट रिसाइड्स इन व्हाट? इट रिसाइड्स इन अ थ्योरी कॉल्ड एज आर्थर होम्स ओके convection current, okay, convection current, okay, slash convection cell hypothesis. What do you mean by this? What do you mean by Arthur Holmes convection cell slash convection current hypothesis? So guys, आप सबको पता है, this is the crust of the earth, okay, ये हमारा mantle है, okay, ये हमारा कोर है। तो मैं आउटर कोर एंड इनर कोर की डिफरेंट लेयर्स डाल देता हूं। तो दिस इज अवर मेंटल, ओके, दिस इज अवर क्रस्ट, ओके। तो एवरीवन नोस दैट दिस इज द केस। एंड आप सबको पता है कि जो हमारा आउटर कोर है ये कैसा है? ये फ्लूइडिक है। दिस इज फ्लूइडिक, दिस इज नॉट सॉलिड, ओके। एंड आउटर कोर में टेम्परेचर कैसा है? बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर इज वेरी हाई। तो ये जो फ्लूइडिक आउटर कोर है, यहां से क्या होगा? यहां से आपका मैग्मा सोर्स होगा। फ्रॉम हियर यू विल हैव द सोर्स ऑफ मैग्मा। आर्थर होम्स ने क्या कहा उनके कन्वेक्शन करंट हाइपोथेसिस ने? कि जो हमारी धरती है ये अभी भी कूल हो रही है। क्या धरती हमारी कूल डाउन हो गई है? नहीं, अर्थ इज स्टिल अ कंडेंसिंग हॉट नेबुला। अभी भी धरती में रेसिडुअल हीट है। ये जो रेसिडुअल हीट है ये आउटर कोर से बेसिकली बाहर आएगी। ये आउटर कोर से बेसिकली बाहर कैसे आएगी? कि यहाँ से जो हमारा मैग्मा है ये मेल्ट होके आएगा बाहर। एंड जैसे ये मैग्मा मेल्ट होके बाहर आएगा, ये क्या करेगा? ये बेसिकली जो क्रस्ट पे हमारे लिथोस्फेरिक प्लेट्स है इसके नीचे ये ऐसे डाइवर्जिंग लिम्ब बनाएगा। एंड ये जो मैग्मा है बेसिकली ये ऊपर के प्लेट्स को क्या करना कर देगा? ये ऊपर के प्लेट्स को ड्रिफ्ट करना शुरू कर देगा। एंड ऊपर की जो प्लेट्स है ड्रिफ्ट किस वजह से होगी? बिकॉज इसके नीचे में क्या है? सेमी मोल्टन एस्थेनोस्फीयर। अगर इसके नीचे रिजिड कुछ रहता तो प्लेट्स ड्रिफ्ट नहीं कर पाती। सो योर आंसर एज टू हाउ द इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ मूव द ओशंस एंड द कॉन्टिनेंट्स, नंबर 1 is what? The semi-molten deformable asthenosphere, and number 2 the convection current hypothesis of Arthur Holmes, the convection cell। देखिए ये एक सेल है, ओके, आउटर कोर से मैग्मा जो है गर्म मैग्मा वो बाहर आ रहा है, ओके, इट इज कमिंग, इट इज बेसिकली रिजल्टिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ अ राइजिंग। ये लिम्ब राइज हो रही है धरती के इंटीरियर से एंड ये लिम्ब क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही है। तो जहां पे लिम्ब डाइवर्ज होगी इसके ऊपर में जो भी लिथोस्फेरिक प्लेट रहेगी ये बेसिकली उसे ड्रैग करना शुरू कर। ओके, so guys, this is how the interiors of the earth basically move the oceans and continents। अब आप बोलेंगे सर आपने लिथोस्फेरिक प्लेट्स तो बोला बट इसमें ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स कहाँ से आ गए? तो इसका जवाब भी है मेरे पास में। So guys, if you can see this image properly, if you are able to see this image,
So try to understand this image. जो आप अभी इस स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये बेसिकली हमारी दुनिया के डिफरेंट लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं। ओके, तो लिथोस्फेरिक प्लेट्स मैंने आपको जैसे बताया कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स कैसी है, दे आर बेसिकली पीसेस लाइक सेगमेंट्स ऑन अर्थ। तो जो धरती का इनिशियल जो शैलो लेयर्स है, दे आर ब्रोकन इनटू सेगमेंट्स, दे आर ब्रोकन इनटू डिफरेंट पीसेस कॉल्ड एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। अभी जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है वो हमें कॉन्टिनेंटल भी मिल सकती है, वो हमें ओशियनिक भी मिल सकती है। तो ये जो आप बेसिकली इमेज देख रहे हैं, दीज आर द डिफरेंट लिथोस्फेरिक प्लेट्स ऑन अर्थ। ओके, तो लिथोस्फेरिक प्लेट्स आपको ओशियनिक भी मिलेगी, आपको कॉन्टिनेंट में मिलेगी। अगर आप मुझे पूछेंगे कि सर दुनिया की सबसे बड़ी लिथोस्फेरिक प्लेट कौन सी है, तो बेसिकली दैट इज द पैसिफिक प्लेट। देखिए यहाँ पे भी है एंड यहाँ पे भी है। इट्स द वर्ल्ड्स बिगेस्ट लिथोस्फेरिक प्लेट एंड पैसिफिक प्लेट इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ओशियनिक प्लेट। तो हमारी जो प्लेट्स है हम लोग उसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या वो प्लेट ओशियनिक है, क्या वो प्लेट कॉन्टिनेंटल है, एंड क्या वो प्लेट मेजर है या फिर क्या वो प्लेट माइनर है। इट इज अ मेजर प्लेट और इज इट अ माइनर प्लेट। तो अगर मैं आपको दुनिया की मेजर प्लेट्स के बारे में बताऊं तो एक तो मैंने आपको बता दिया पैसिफिक प्लेट, जो दुनिया की सबसे बड़ी भी प्लेट है एंड सबसे बड़ी ओशियनिक प्लेट भी है। इसके बाद में जो दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्टिनेंटल प्लेट आएगी, मेजर प्लेट आएगी, वो है यूरेशियन प्लेट। ये दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्टिनेंटल प्लेट है एंड ये दुनिया में सबसे बड़ा लैंड मास इन द सेंस ऑफ व्हाट, वन बिग चंक ऑफ लैंड मास है। ओके, इट्स द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड इट इज वन ऑफ द मेजर प्लेट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसके साथ साथ मेजर प्लेट्स कौन से आएंगी, यू विल हैव द अफ्रीकन प्लेट। ओके, इसके बाद आपकी प्लेट आएगी ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडियन प्लेट, इसे हम लोग इंडो ऑस्ट्रल प्लेट भी कहते हैं। देन यू हैव द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एंड यू हैव द साउथ अमेरिकन प्लेट। तो ये वर्ल्ड की हो गई मेजर प्लेट्स। इसके साथ साथ दुनिया में आपको छोटी छोटी माइनर प्लेट्स भी मिलती है, जैसे फिलीपींस प्लेट, ओके, जैसे कैरिबियन प्लेट, जैसे कोकोस प्लेट, जैसे नास्का प्लेट, जैसे जुआन दी फूका प्लेट, जैसे अरेबियन प्लेट। एंड यहाँ पे आपको टर्की के यहाँ पे आपको एक छोटी सी और एक प्लेट मिलती है जहाँ पे अभी जस्ट भूकंप आया, उसे हम लोग कहते हैं एनाटोलियन प्लेट। ओके, तो अगर आप इस इमेज को देख पा रहे हैं तो कहीं कहीं पे आपको रेड बाउंड्री मिल रही है, कहीं कहीं पे आपको ब्लू बाउंड्री दिख रही है विद टीथ। तो गाइस ये बेसिकली क्या है, यही तो है ना मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स, यही तो है मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। किस वजह से ये प्लेट्स किस वजह से हो रही है, बिकॉज इनके नीचे में क्या है, आर्थर होम्स की कन्वेक्शन सेल है। आउटर कोर से मैग्मा ऊपर आ रहा है, ये राइजिंग एंड डाइवर्जिंग लिम्ब बना रहा है। तो जैसे हम लोग अगर अफ्रीकन प्लेट को देख रहे हैं तो अफ्रीकन प्लेट कहाँ खींचे जा रही है, यूरेशियन प्लेट की तरफ। क्यों, क्योंकि इसके नीचे से मेंटल डायनामिक्स जो है ये अफ्रीकन प्लेट को ऊपर नॉर्थ की तरफ बेसिकली खींचे जा रहे हैं। दे आर पुशिंग द अफ्रीकन प्लेट इन द नॉर्थ बिकॉज ऑफ द मेंटल डायनामिक्स। एंड ये किस वजह से मूवमेंट हो रही है, बिकॉज लिथोस्फेयर के नीचे में क्या है, यू आर हैविंग द सेमी मोल्टन डिफॉर्मेबल एस्थेनोस्फेयर। तो जहां पे ये दो प्लेट्स टकराएगी वहां पे हम लोग बोलेंगे कन्वर्जन बाउंड्री। जहां पे दो प्लेट्स सेपरेट आउट होगी, जहां पे ओशन फ्लोर का क्रिएशन होगा। देखिए ये है हमारे अटलांटिक ओशन की बीच की मार्जिन। ओके, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज मिड ओशनिक रिज। हम लोग इसे भी थोड़ा सा पढ़ेंगे डिटेल में इन कमिंग लेक्चर्स, डोंट वरी। मैं आज खाली आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। व्हाट इज मिड ओशनिक रिज? तो मिड ओशनिक रिज वो रीजन है जहां पे ओशन फ्लोर का क्रिएशन होता है एंड यहां से ये प्लेट डाइवर्ज आउट हो रही है। तो अलोंग दिस मोर अफ्रीकन प्लेट इज बीइंग ड्रिफ्टेड ओवर हियर, साउथ अमेरिकन प्लेट इज मूविंग पुश्ड ओवर हियर, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट इस तरफ जा रही है, यूरेशियन प्लेट इस तरफ जा रही है। तो दिस इज हाउ द ओशनिक प्लेट्स, the oceanic margins are also being circulated। अगर आप पैसिफिक प्लेट को देखेंगे तो पैसिफिक प्लेट की मोर सिस्टम है यहाँ पे पैसिफिक प्लेट का हो रहा है क्रिएशन। बाकी हर जगह पे ओके, यहाँ पे एशिया के ईस्ट में, ओके, नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ अमेरिका के वेस्ट में पैसिफिक प्लेट का हो रहा है सबडक्शन। तो गाइस जहां पे पैसिफिक प्लेट का होगा सबडक्शन वहां पे बट नेचुरली तो आएंगे भूकंप। एंड इसीलिए ये पूरे रीजन को हम लोग कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज
द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। देखिए, एक ही लेक्चर में मैंने आपको कितनी सारी चीजें बता दी। जहां जहां पे पैसिफिक प्लेट का सबडक्शन होगा, उस रीजन को हम लोग कहेंगे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर और सर्कम पैसिफिक बेल्ट ऑफ वोल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक्स। क्यों? बिकॉज इतनी बड़ी प्लेट अगर सबडक्ट होगी तो बट नेचुरली वोल्केनिज्म तो होगा एंड सेस्मिसिटी तो रहेगी। तो गाइस, मैंने पता है आपको क्या पढ़ा दिया है। बेसिकली मैंने आपको पढ़ा दिया है प्लेट टेक्टोनिक्स तो हमने लगभग 50% प्लेट टेक्टोनिक्स से अभी पढ़ लिए, फीचर्स छोड़ के। तो गाइस, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज कि एक तीर है, निशाने अनगिनत है। ठीक है, तो गाइस, I end my session over here today. I hope that each and every one of you will appreciate this session. Okay. Before ending this session, मैं आपके साथ और एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा जो बेहद इंपॉर्टेंट है। Okay. So all of you can connect with me on Telegram. Okay. मेरा Telegram पे एक ओपन ग्रुप है. It's not a channel. So it's an open group. The name of the group is Geography by Pritesh Maturkar. Everyone is free to join this group. एंड इस ग्रुप की खासियत ये है कि इसमें बच्चे ही बच्चों के डाउट क्लियर कर देते हैं एंड मैं तभी स्टेप इन होता हूँ जब आपके डाउट्स होलिस्टिकली क्लियर नहीं हो पाते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई ऑल्सो कीप ऑन पुटिंग डेली पीडीएफ्स जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के लिए। तो एवरीवन इज फ्री टू जॉइन दिस ग्रुप। टू जॉइन द ग्रुप आप बस टेलीग्राम पे ओपन सर्च कर लीजिए @geography by प्रीतेश, तो आपको डेफिनेटली इस ग्रुप का नाम मिल जाएगा। So guys, on the behalf of Study IQ IAS, I extend my warmest regards to everyone and मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ जर्नी तुरंत शुरू करेंगे and each and every one of you will become the part of our community and also the part of our optional community. ठीक है? And please, after this lecture, don't forget to comment. Don't forget to share because आपके कमेंट से, आपके शेयरिंग से हमारी कम्युनिटी ग्रो होगी एंड ये इंफॉर्मेशन और लोगों तक पहुंचेगी। तो प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा, बाय बाय, आडियोस अमिगो, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।